हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो हमारा आज का यूनिट 4 का जो 1 और 2 जो पॉइंट है, वो जो पहला पॉइंट था महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ने के लिए, और सेकंड पॉइंट हमारा था गिरजू हैबदिका के बारे में, जो उनका क्या शिक्षा का सिद्धांत था और क्या उनकी बात था, उनके बारे में पढ़ने के लिए हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जो इनका हम आज पढ़ते हैं, और शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षा की इनके क्या पाठचर्या होनी चाहिए, सो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। और इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था और माता का नाम शारदा देवी था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, चित्रकार, नाटककार, दार्शनिक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, मैंने इसे ब्रैकेट में लिख लिया है, 1913 में गीतांजलि के लिए 1913 में उनके गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते थे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। और दो ऐसे कंट्री है जिनका राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। एक तो है श्रीलंका और दूसरा बांग्लादेश। इन दोनों का जो है उन्होंने ही राष्ट्रगान लिखा है। तो उसके बाद हम चलते हैं इनका जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के जो सिद्धांत है उन पे। तो पहला जो हमारा है, मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिए जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुके। ये भी सही है, जो मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिए जो उसके पूर्वजों जो हैं से वो संचित करके, जो पूर्वजों जो उनके लिए छोड़ के गए हैं, जो चीज़ जिस माध्यम से उनको शिक्षा ग्रहण कर सके, या जो चीज़ उन्हें ग्रहण करना चाहिए जो उन्हें पूर्वजों द्वारा प्रदान किया गया हो, वही चीज़ को उन्हें शिक्षा के द्वारा ग्रहण करना चाहिए, उस ज्ञान को। उसके बाद सेकेंड पे है, शिक्षा एक प्राकृतिक परिवेश में प्रदान की जानी चाहिए, यानी एक स्वतंत्र वातावरण में, जिससे बच्चे को आनंद का अनुभव हो और वह मन लगा के पढ़ सके। इस शिक्षा जो है ना, एक खुले वातावरण में, मतलब एक जो कहीं पे भी गार्डन या जो बगीचे में, वहाँ पे खुला वातावरण, जो बच्चे जो है प्राकृतिक से सटा हुआ महसूस कर सके, वहाँ पे देना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे पॉइंट में दिया ही गया, शिक्षा एक प्राकृतिक परिवेश में प्रदान की जानी चाहिए, यानी एक स्वतंत्र वातावरण में, जिससे बच्चे को आनंद का अनुभव हो और मन लगा के पढ़ सके, जो जिससे क्या हो, बच्चे जो आप प्रकृति से जुड़ा हुआ पाएंगे। आप एक रूम में बंद करके, इनका कहना था, जो एक रूम में बंद करके मत पढ़ाइए, जो आप वहाँ पे खुले मैदानों में, मतलब बगीचों में, प्राकृतिक नेचर से सटा हुआ पढ़ाइए, जिससे क्या हो, बच्चे आनंद का अनुभव हो और मन लगा के पढ़ सके। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के पूर्ण जीवन की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास करना है। इसका क्या उद्देश्य, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है पूर्ण जीवन के विकास करने के लिए, जो पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए, यानी यहाँ पे पूर्ण जीवन का कहने का मतलब है जो पूरे जीवन, मतलब अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए शिक्षा का अच्छे से पूरा विकास करना ही उनका शिक्षा का सिद्धांत है। मनुष्य का पूर्ण विकास करने के लिए शिक्षा का सिद्धांत है। उसका चौथा पॉइंट है, शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम मातृभाषा हो। ये भी सही है, जो शिक्षा प्राप्त करने का मातृभाषा हो। आप ही मान लीजिए, यहाँ पे अगर दो लड़के हो और दोनों को मैं एक को यही सब जो है उसकी मातृभाषा में समझाऊं, और दूसरा का जो है सो अलग भाषा में समझाऊं, दूसरी भाषा में, तो ये जल्दी कैच करेगा। जो लड़का होगा, दोनों पहला वाला जल्दी कैच करेगा इसकी तुलना में, क्योंकि मैं उसके अपनी मातृभाषा में समझाऊँ, वो जल्दी पकड़ेगा उस बात को, जल्दी से समझ जाएगा, जल्दी सीख जाएगा, उसकी तुलना में जो जिसको मैं दूसरे लड़के को जो मैं दूसरी भाषा में समझा रहा हूँ उस लड़के की तुलना में। तो यही हमारा इनका कहना का मतलब है कि शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम मातृभाषा हो। उसके बाद है, इसके माध्यम से व्यक्ति की निजी तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इनके माध्यम से क्या, शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, जो हमारा आवश्यकता होता है, जो समाज की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति की जा सकती है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति होगी। उसके बाद है, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में सर्वांगीण विकास से है, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चों में सर्वांगीण सभी तरह का विकास से है, आध्यात्मिक, सामाजिक, जो है व्यावसायिक, सभी तरह के विकास से है शिक्षा का उद्देश्य, सभी तरह के बच्चों में सभी तरह के विकास के लिए। तो हमने इनके अनुसार जो शिक्षा के सिद्धांत है वो पढ़ लिया। अब हम आगे चलेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो है, उनके अनुसार जो शिक्षा क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए वो पढ़ेंगे। उसके लिए मैं जो बोर्ड को मैं साफ कर लेता हूँ, तब मैं उस पर लिखूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम। तो चलिए चलते हैं, अभी वीडियो को पॉज करते हैं।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम, रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो उनके अनुसार शिक्षा तभी अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति कर सकती है जब पाठ्यक्रम में मानव जीवन के विभिन्न पक्षों यानी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास को स्थान दिया जाए। क्या सबका स्थान दिया जाए? शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास को स्थान दिया जाए। तो इनके अनुसार पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक अध्ययन, विज्ञान, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि से जुड़ा होना चाहिए। इनके अनुसार पाठ्यक्रम किस सबसे जुड़ा होना चाहिए? भाषा से, साहित्य से, इतिहास से, भूगोल से, प्राकृतिक अध्ययन से, विज्ञान से और कला से, जितने भी कला है ना उनसे जो है पाठ्यक्रम जुड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने उनका कहना था कि बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। उन्होंने समुचित विकास के लिए क्रिया प्रधान पाठचर्या का निर्माण किया। उन्होंने जो समुचित विकास के लिए क्या किया है? क्रिया प्रधान, जो उनका जो काम के लिए जो मतलब काम जो उनके लिए प्रधान है, जो काम से जो क्रिया का प्रधान पाठचर्या, यानी जो है यहाँ पे क्रिया का प्रधान पाठचर्या का जो है सो निर्माण किया है। क्रिया प्रधान जो काम के लिए जो प्रधान पाठचर्या हो उसका निर्माण किया है। पहला है बच्चों को जबरन कुछ मत सिखाओ, यानी बच्चों जो सीखना चाहते हैं ना वही उनको सिखाओ, उनके जबरन जो कुछ मत उनको सिखाओ, जो बच्चे उन्हें सीखना चाहते हैं वही उन्हें सिखाया जाए। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है बच्चों को जो कुछ सीखना है जीवन के वास्तविक क्रियाओं द्वारा सिखाया जाए। अब बच्चों को अगर कुछ सिखाना हो या बच्चों को सीखना हो तो उनको वास्तविक क्रिया द्वारा सिखाया जाए। यानी कैसे हम अगर चलते हैं तो हम कैसे चल रहे हैं, मतलब अगर आप घर्षण के बारे में पढ़ा रहे हो तो बच्चों को उसको अपने जीवन में अपने जुड़ाव के साथ सिखाइए, जो इस काम करने से ये होता है। जैसे आप चल रहे हैं तो क्यों चल रहे, अगर घर्षण नहीं हो तो हम सब गिर ही जाएंगे ना। अगर यहाँ पे मैं अगर मार्कर से कुछ लिख ही रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया ऐसे करके, अगर इसमें अगर घर्षण नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ लिखाता ही नहीं, ऐसे करके चला जाता है स्पीड में, तो ऐसा नहीं ना है। यहाँ पे अगर हम तो ऐसे हम क्या है जो है यहाँ पे हमारे जीवन की वास्तविक क्रियाएं जो हम जो वास्तविक क्रिया जो करते हैं वो ऐसे एग्जाम्पल लेके हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। उसके बाद है बच्चों को ज्ञानेंद्रियों एवं कामेंद्रियों के प्रयोग का अवसर दो। अब बच्चों क्या है, ज्ञानेंद्रियों तो हमें पता ही है, होता है आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है ज्ञानेंद्रियों। कर्मेंद्रियों होता है, कामेंद्रियों का मतलब होता है जिससे हम काम करते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, मेरा मुंह हो गया, तो हम क्या अभी काम ही तो कर रहे हैं। तो क्या कर्मेंद्रियों के प्रयोग का अवसर दो, यानी बच्चों को जो हाथ, पैर, अच्छे त्वचा, जीभ, आँख, कान, जैसे इसका प्रयोग का अवसर दो जो कहीं पे सोच सके, जो किसी का क्वेश्चन हो या कोई कुछ जो अपना उस अपने में प्रयोग कर सके अपने विकास के लिए, अपनी शिक्षा के लिए। उसके बाद है बच्चों को अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा में शिक्षा दो। बच्चों क्या है अंग्रेजी के स्थान पर जो है ना, अभी हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, अंग्रेजी हिंदी, इसी मतलब मेन पॉइंट क्या होता है अंग्रेजी और हिंदी सुबह था, अंग्रेजी में शिक्षा देना चाहिए जो बच्चों को इंग्लिश आए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका कहना है जो मातृभाषा में शिक्षा दो जिससे बच्चे अच्छी तरह से समझें। उसके बाद है किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करो लेकिन वो विद्यार्थियों के लिए रुचिकार हो। आप बच्चों के लिए अभी पढ़ा रहे हैं, बच्चों जैसे हम पढ़ा रहे हैं रुचि, इनका कहना क्या है मतलब है किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करो लेकिन वह विद्यार्थियों के लिए रुचिकार हो। अभी हम छोटे छोटे विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहे हैं तो हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे ना, लेकिन तो अगर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हम बड़े के लिए अगर एग्जाम्पल लेने लगे तो छोटे बच्चों क्या रुचि रह नहीं जाएगी उसमें, जो ये क्या पढ़ा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो छोटे बच्चों बच्चों में जिसमें रुचिकार हो उनको जो है ना उसी प्रकार से एग्जाम्पल देके जो रुचि जो उनमें जिन विद्यार्थियों में जिनमें रुचि हो ऐसे करके उन्हें समझाना चाहिए। उसके बाद है बच्चों को कठोर नियंत्रण से दूर रखो, किसी भी स्थिति में उनसे प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करो, उन्हें सोचने और कार्य करने का मौका दो। बच्चों से ना कठोर नियंत्रण से दूर रखो, बच्चों को कठोर नियंत्रण न रखो बच्चों पर, और किसी भी स्थिति में कोई भी स्थिति हो, चाहे वो आपको गुस्सा भी दिला रहा हो या कुछ भी कराओ, लेकिन आप उनसे प्रेम और सहानुभूति के भाव से ही उनसे बात करेंगे या उनके साथ व्यवहार करेंगे और उन्हें सोचने और कार्य करने का मौका दो। ये नहीं जो आप बता रहे हैं आप ही उन्हें सब कुछ बता दीजिए ये हो गया चले जाने, उन्हें भी सोचने का, उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनसे सुनिए, उन्हें सोचने का मौका दीजिए, उन्हें कार्य करने का मौका दीजिए। तो यही सब इनका कहना का मतलब था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का।
तो अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे कल के वीडियो में, जो हमारा चौथा पॉइंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हम अगर कोई डीएलएड कर रहा हो तो उनसे हमारे जो वीडियो शेयर कर दिया, जिससे उनसे भी थोड़ी उनका भी थोड़ा मदद हो जाए। तो चलिए चलते हैं, एक साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।